अभी जो एक चैप्टर पढ़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आप पढ़ चुके हैं। इसमें सारी डिटेल्स थी कि आप ये बेसिकली पावर्स होती हैं जो सेक्शन 54 है बेसिकली ये अरेस्ट के हवाले से। अगर कोई पर्सन बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसको समझना है। जैसे पर्सन है, जो वर्ड इस्तेमाल किया हमने पर्सन का, जो सेक्शन 11 पीपीसी है, जो वहाँ पर्सन की डेफिनेशन है। अगर कोई पर्सन कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करता है तो फिर ये आपका जो पेनलाइज प्रोविजंस हैं वो लगने शुरू हो जाती है। बेसिकली हमारा जो पीपीसी और सीआरपीसी का जो आज का लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीसी और सीआरपीसी, बेसिकली पीपीसी आपका सब्सटेंटिव लॉ है, यानी ये समझे कि जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करके जो एज इट इज़ पार्लियामेंट में जो कुछ लिखा वो किसी एक किताब में आता है, उसको हम बेयर एक्ट कहते हैं। वो डेफिनेटली वो जो लॉ होता है वो हम उसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। फिर अब सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली है क्या पीपीसी में? ये तो है एक्ट, और इस एक्ट में दो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि कौन से एक्शंस होंगे, एक्शन या ओमिशंस, अभी थोड़ी मैं आता हूँ उसमें, कि वो पनिशेबल होंगे। एक तो ये है, और फिर पनिशेबल होंगे तो ठीक है, उसकी पनिशमेंट ग्रेविटी क्या होगी, पनिशमेंट कितनी होगी। ये दो चीज़ें हमें पाकिस्तान पिनल कोड बताता है जो सब्सटेंटिव लॉ है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि एक शख्स है, पर्सन, जो सेक्शन 11 है पीपीसी का, जहाँ पर डेफिनेशन है, कॉमनली देखें पर्सन की डेफिनेशन हम सब पढ़ चुके हैं कि पर्सन को विमेन हो गया, कोई मेल हो गया, कोई शीमेल हो गया, उसको हम पर्सन कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुन लीजिएगा, हमारी जो लॉ है क्रिमिनल या पीपीसी में, पर्सन की डेफिनेशन में कॉरपोरेट यानी अगर कोई फिजिकल बॉडी है, कोई कंपनी है, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आती है। या जो लॉ गेट के स्टूडेंट है वो पूछते हैं अक्सर, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ के आ रहे होते हैं, लॉ से हमारा कोई टच नहीं होता है, हम पर्सन में वो ये कंपनी कैसे बन गई। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ द पीपीसी, एक कोऑपरेटिव बॉडी है, इनकॉपरेटिव बॉडी है या लिविंग ऑब्जेक्ट है जो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। क्लियर? अगर कोई पर्सन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ऑफेंस की दो काइंड्स हैं, एक कॉग्नाइजेबल है, एक नॉन कॉग्नाइजेबल। सीआरपीसी दोनों पे एक्टिव होता है। अब पीपीसी का मकसद हमने समझ लिया कि पीपीसी में कोई जुर्म है तो वो डिफाइन करेगा। लेट सपोज करते हैं कत्ल है, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं कत्ल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है ये कत्ल है। चैप्टर 16 सेक्शन 299 सब सेक्शन जे में डिफाइन है कत्ल है क्या, काजिंग ऑफ डेथ। ये डेफिनेशन आ गई चैप्टर 16 की, क्योंकि पीपीसी का भी हमारे पास कोर्स है, दोनों साथ चला रहा हूँ, ये ध्यान रख लीजिएगा जो लॉ गाइड के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि चैप्टर 16 जो पीपीसी है वो भी हमारा सिलेबस का हिस्सा है। लेट सपोज करते कत्ल यूजुअली कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। अब कत्ल है क्या, ये एज ए वकील आप लोगों ने सोचना है। अब वैसे कॉमनली देखो किसी को मार दिया गया, आपकी ये लग होनी नहीं चाहिए। आप लोग कहेंगे जैसे कत्ल इज डिफाइंड इन डे सेक्शन ऑफ द पीपीसी, ये लॉ गाइड में आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये सिर्फ देखा जाए एक नंबर लगता आसान, अब सोचें पूरी किताब खंगाले कुछ भी नहीं मिलेगा, कहाँ देखोगे जब तक नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए एक इससे पहले कि पीपीसी में 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं जो आपकी पीपीसी आपके सामने होगी, लेकिन रिमेंबर करें इससे आगे भी है पीपीसी, अभी बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, अमेंडेड हुई है। पीपीसी में जो सेक्शन 513 तक पहुंच गई पीपीसी, यानी 80-60 से जब पीपीसी एनेक्ट हुई, इसको लेजिस्लेट किया गया और इन्फोर्स किया गया सेम ईयर में, से जाके 2021 तक पाकिस्तान पिनल कोड में 511 सेक्शंस थे, लेकिन अमेंड हुए हैं 3 सेक्शन और। 511 के बाद क्या होना चाहिए, 512, 513 और 514। इसमें बेसिकली ये था कि जैसे मिसिंग पर्सन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मिसिंग, अगर बंदा मिसिंग होता है तो पाकिस्तान पिनल कोड में मिसिंग इज नॉट अ ऑफेंस, न ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस था, और कोई बंदा उसको मिस करता है तो न ये नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस था। इसीलिए अक्सर वकील जाके वहीं पिटीशन हम लगाते थे हाई कोर्ट में जाके, तो मिसिंग पर्सन की पिटीशन होती थी। बाद में जब वो रिकवर होता है, एफआईआर वगैरह होती है, तो उस ग्राउंड पे बेल मिल जाती थी। हाँ चल, पहले हमने इंटीमेट कर दिया हमारा बंदा मिसिंग था, एक्यूज। तो अब ये जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इसके आप लोगों के लिए हो सकता है ये सवाल आ जाए, जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के भी लॉ गेट में पेपर में सवाल आ रहे हैं। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे राबिता कर रहे हैं, क्योंकि सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वर्ड सेक्शन में कहीं भी नहीं है, एक अमेंडमेंट आई है, ये कन्फ्यूजन थी सीआरपीसी में।
क्योंकि 1898 से सीआरपीसी में कंफ्यूजन थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। या वहाँ देखें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपको लिखा हुआ नजर आएगा, जैसे 190 देखेंगे तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद सिर्फ ओनली मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बहुत कम था। तो इसीलिए एक अमेंडमेंट आई है, वो पढ़ लीजिएगा लॉ गेट के स्टूडेंट, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2013, जैसे अभी एक हम एक पढ़ेंगे 107 में पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वर्ड नहीं था, इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें उन्होंने इंसर्ट कर दिया है, अमेंड कर दिया है, वहां पर यूज किया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वर्ड बाकायदा तौर पे। जैसे 144 है, वहां पर भी मजिस्ट्रेट था, अब वहां पर 144 में भी उन्होंने वाजे लिखा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसकी तरफ फिलहाल हम नहीं जा रहे। अब आए जी हम पीपीसी में, ये तो हमें पता चला कि दो चीजें करेगा। कत्ल क्या है, जैसे मैंने बताया 299 सब सेक्शन जे में कत्ल के बारे में बताया कि काजिंग डेथ। अब काजिंग डेथ है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, एक डेफिनेशन 300 में भी है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, और पनिशमेंट इन्होंने सजेस्ट किया है 302 में। क्लियर, यानी याद रखें जब भी एफआईआर हम पढ़ते हैं, तो हमें ऊपर देखे सेक्शन 302 होता है। जैसे रॉबरी है 392, ये फेमिलियर सेक्शन से जो आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो एक, अब मैं रॉबरी पढ़ा रहा हूं तो ये समझे पीबीसी भी आपका साथ साथ चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर वो सिलेबस में मौजूद है। अब रॉबरी है 392 हम देखते हैं एफआईआर में लिखा हुआ, लेकिन रिमेंबर दिस, इससे मैंने दो बातें आपको बताई थी पीबीसी के बारे में। पीबीसी एक तो ये बताता है कि कौन सा एक्ट कोगनाइजेबल या नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस है या ऑफेंस है, या दूसरा अगर वो ऑफेंस है तो पनिशेबल जरूर होगा, तो कितनी पनिशमेंट होगी, दो चीजें बताता है। क्लियर, अब ये दो चीजें हैं। अब जैसे कत्ल की हमने बात की, रॉबरी से पहले एक सेक्शन और है। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके जब आपके पास बेल हेयरिंग होगी तो वहां आप ये देखेंगे कि कंटेंट्स ऑफ 154, वो भी हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे, जो 154 आ रहा है, चैप्टर 16 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। चैप्टर 16 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी वाहिद चैप्टर है जहां से क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू होता है। यानी अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि बताएं क्रिमिनल प्रोसीजर एक्टिव कब होता है, जब 154 होता है, यानी जिसे हम कहते हैं एफआईआर, कोगनाइजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। अब इसमें बड़ी टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होते, कॉमन आदमी को तो मालूम है कि भाई एसएचओ, अब आपसे लॉ के स्टूडेंट को पूछा जाएंगे भाई एसएचओ है क्या भला, फिर वो है सेक्शन 4 सब सेक्शन पी ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। फिर स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, सब बोलेंगे पुलिस स्टेशन है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा लॉ गेट में पुलिस स्टेशन इज डिफाइंड इन दिस सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी। सोचें, जहन थोड़ा कंसीडर करें, कहेंगे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन एस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये आप लिखेंगे 41S, आगे आपको मिलेगा नंबर। तो यानी दोनों हम अभी साथ चला रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ गेट के हवाले से, कि अब जो 154 होगा किस बारे में होगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये होगा इंफॉर्मेशन कोगनाइजेबल ऑफेंस की, एक नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस की नहीं, कोगनाइजेबल। फिर अब सवाल जहन में ये भी तो आता है ना, तो नॉन कोगनाइजेबल हो तो फिर क्या होगा, उसका एक अलग प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया गया है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं 154 के साथ। अब 154 एक्टिव हो गया कोगनाइजेबल ऑफेंस। मैं हाई कोर्ट में था, किसी वकील साहब से, जज साहब ने पूछ लिया, बताया जी पुलिस वाले इसको कोक और नॉन कोक बोलते हैं, भैया व्हाट इज द कोगनाइजेबल ऑफेंस। इवन दैट कि हमारे जज भी नहीं जानते, क्योंकि स्टडी बहुत कम होती। कोगनाइजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सब सेक्शन एफ ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। Whenever we are talking about the section 154, remember guys, it is totally all about the cognizable offense. First of all, we need to understand what actually the terminology used the cognizable offense is with reference to the procedural law. Cognizable offense, very simple. There is two terminologies regarding to the cognizable case and cognizable offenses. Whenever somebody commit the offense, before this there is the offense. Remember this PPC. और इससे पहले ऑफेंस है आपका। अगर आपसे पूछे डिफाइन ऑफेंस, ये सबसे पहले शुरू होता है आपका ऑफेंस। ऑफेंस होगा तो फिर सीआरपीसी में 154 की तरफ जाएंगे ना।
यानी ऑफेंस याद रखें, क्रिमिनल प्रोसीजर पीपीसी तब तक खामोश रहेंगे जब तक कोई ऑफेंस नहीं होगा। अब अगर दो प्लाट में लड़ रहे हैं तो वो जाके पुलिस में जाके कह सकते हैं कि प्लाट में हम लड़ रहे हैं, ये प्लाट हमें दिया जाए, क्योंकि प्लाट के जो टाइटल में जो आपका एक्सक्यूज मी, जो टाइटल में आपका लेना है, लैंड लेनी है, तो वो ऑफेंस है ही नहीं, तो लिहाजा पीपीसी एक्टिव नहीं होगा। तो पीपीसी तब एक्टिव होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और भी सुन लीजिएगा, आपने देखा होगा स्टेट वर्सेस दिस, सिविल राइट इज बिटवीन द प्राइवेट पर्संस एंड द क्रिमिनल ऑफेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी द अगेंस्ट द स्टेट। इसलिए ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो अब मालूम तो हो ना व्हाट इज द ऑफेंस। ऑफेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सब सेक्शन 1O ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, ऑफेंस के शुरू में O आता है। अगर आप लोग थोड़ा सा जहन में रख लीजिएगा, 4 सब सेक्शन O देखेंगे तो ऑफेंस का डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी ऑफेंस शुरू होता है O से। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1O में ऑफेंस की डेफिनेशन है। आप कभी भी जिंदगी में नहीं बोलेंगे ऑफेंस क्या है। एनी एक्ट और ओमिशन which is made punishable a law which is time being in force। अब देखो यहां पर एक्ट और ओमिशन बार बार मैं कह रहा था, अब यहां पर इसी ऑफेंस में एक ऑफेंस की डेफिनेशन आ गई, लेट डाउन किया है सेक्शन 4 सब सेक्शन O, एक ये आ गई। एक और भी है सेक्शन, आप निकालें पीपीसी सेक्शन 40, साथ साथ आपका चैप्टर भी चल रहा है। चैप्टर सेक्शन 40 अगर आप देखें तो वहां भी ऑफेंस की डेफिनेशन है। अब वो 40 कैसे याद करेंगे ऑफेंस के लिए, 4 के साथ 0 आता है, 0 को O ही समझ ले 2 मिनट के लिए, अगर ये टेक्निकल बात समझ में आती है। अक्सर वकला का, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, बच्चों का ये मसला होता था कि हमें याद नहीं होता है। हमारे अक्सर वकील ये एतराज़ कर, वो कहते सर ये सेक्शन याद नहीं होते। याद करने का ये एक टेक्निक भी है। यानी O है तो 40, अगर पीपीसी खोलें सेक्शन 40 देखें तो वहाँ ऑफेंस की डेफिनेशन है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। फिर एक है डेफिनेशन इसके अलावा भी होती हैं हमें, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 सेक्शन 3 सब सेक्शन 37 में भी ऑफेंस की डेफिनेशन है। ऑफेंस की डेफिनेशन वही है जो सीआरपीसी से उन्होंने उठा लिया है। सीआरपीसी में एक कंप्लेन है सेक्शन 20 अंडर कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, वो भी ऑफेंस में आता है। लेकिन जो जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन है उसमें ये सिर्फ मेड पनिशेबल वाला उन्होंने वहाँ डेटो कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद एक और भी है, ये भी रख लीजिएगा, जहन में रख लीजिएगा कि जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो जो 1897 पाकिस्तान बनने से पहले का है। पाकिस्तान बनने के बाद कुछ तो कुछ हुआ होगा ना, वो एक जनरल क्लॉज आई, वेस्ट पाकिस्तान जनरल क्लॉज एक्ट 1956। और रिमेंबर गाइस 1956 द फर्स्ट constitutional document has been drafted by the legislative assembly of this country. 1956 was the first constitutional document which has been introduced in this country for rule and regulating the institutions and run the government. पहली दफा ये 1956 में वो जनरल क्लॉज एक्ट भी आ गया। अब जनरल क्लॉज एक्ट 1956 सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में भी ऑफेंस की डेफिनेशन है, यानी 4 ऑफेंस की डेफिनेशन आ गया आपके पास। अब ऑफेंस आपको पता चला कि एनी एक्ट और ओमिशन, और एक्ट और ओमिशन, व्हाट इज द एक्ट और ओमिशन। लेट्स सपोज कर एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बंदे को आपने 1 थप्पड़ मारा, उसकी 1 साल की सजा है। 2 थप्पड़ मारेंगे तो कितना होगा, वो कहेंगे 2 साल की सजा है। मैं अक्सर पूछता भी हूं, 3 मारेंगे तो 3 साल की सजा है। हाँ, एक ही है, एक बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंगल है। लेकिन कैसे, क्या पता चला, कैसे पता चला सिंगल है। मैं कहता हूं नहीं 2 साल है, आप कहेंगे नहीं हर एक्ट का, मैं कहता हूं हर एक्ट का अलग पनिशमेंट है, 1-1 साल है। आप कहते नहीं सर सबका एक है, तो पता कैसे चलेगा। तो सेक्शन 33 पीपीसी पढ़े एक ही ट्रांजैक्शन में, ठीक है। एक्ट एंड ओमिशन व्हिच इज मेंशन्ड इन द ऑफेंस सेक्शन 4 सबसेक्शन O इज डिफाइंड इन सेक्शन 333 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। वहां पढ़ेंगे तो अगर एक ही ट्रांजैक्शन में 10 थप्पड़ भी मारे हैं तो कंसीडर टू बी द सिंगल एक्ट, वो लिखा हुआ एक्ट में। अगर ओमिशन है, सपोज करते हैं एक काम आपको करना था, अगर नहीं करते तो 1 साल की सजा थी, 10 ऐसे काम आपने उसी ट्रांजैक्शन में कर लिए तो 10 साल होने चाहिए। ओमिशन में भी सजा है, याद रखें। अब वो जो इसी सेक्शन 33 में कहा कि आप जितने भी एक ट्रांजैक्शन में ओमिशन करेंगे तो उसकी वो एक ही सिंगल ओमिशन कंसीडर होगी। अब क्या हो रहा है वो सुन लीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दे रहा हूं, खासतौर लॉ गेट और वकीलों के लिए, कि आप ऑफेंस पढ़ रहे हैं, उससे रेलिवेंट सब्सटेंटिव लॉ भी पढ़ रहे हैं साथ साथ,
और क्रिमिनल, अब ये तो हमने डिस्कस किया कि ऑफेंस क्या है, ऑफेंस आ गया, नॉन कोगनाइजेबल कोगनाइजेबल ऑफेंस भी आ गया, कोगनाइजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन भी आ गई, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट आ गया। अब पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन मिलेगी 154 में कोगनाइजेबल ऑफेंस की। अब पुलिस स्टेशन मैंने क्या बताया, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जैसे आप लोग लिखते हैं ना PS जमानटोन, लिखते हैं सब, PS जमानटोन सब लिखते हैं, 4P में लिखा हुआ है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस, आ गया, मसला हल हो गया। इंचार्ज पुलिस SHO का डेफिनेशन आ गई 4P। और एस स्टार्ट किससे होता है, स्टेशन, यानी 4S पढ़ेंगे CRPC में, तो 4S किसकी डेफिनेशन है, स्टेशन की, पुलिस स्टेशन की। ये दोनों आप जब आप लिखते हैं FIR नंबर अंडर सेक्शन और PS लिखते हैं, तो PS में दो चीजें आपकी आ गई, 4P मीन्स ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द SHO। 4S ऑफिस पुलिस स्टेशन, जैसे सवाल ये पूछा जाएगा, द डेफिनेशन ऑफ द पुलिस स्टेशन लेट डाउन इन दिस सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लॉ गेट के स्टूडेंट, आपका एक सवाल आ गया जी, अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि 4S और फिर पूछेंगे कोगनाइजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक चीज आती है तो वो किसी तरह घुमा के भी पूछते तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। आप लिखेंगे 4F। अब कोगनाइजेबल 154 आ गया जी, 154 में फाइल लॉन्च हो गई। अब यही मैं कह रहा था कि अगर कत्ल किया किसी ने, कत्ल इज द कोगनाइजेबल ऑफेंस। अब सवाल ये भी झगड़ा होता है कि नॉन कोगनाइजेबल और कोगनाइजेबल देखें कहाँ, अक्सर जो लॉ के स्टूडेंट है वो ढूंढ रहे होते हैं। रिमेंबर देयर इज अ स्केजुअल इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेकेंड स्केजुअल मौजूद है, उसमें 1 से लेके 8 तक कॉलम है। कॉलम 3 में बताया गया कि ये कोगनाइजेबल है या नॉन कोगनाइजेबल है, कौन सी कोड में चलेगा। तो ये जो कत्ल है जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 299 सब सेक्शन J में है, उसकी जो पनिशमेंट है वो 302 में बताई गई है, वो कोगनाइजेबल ऑफेंस है। अगर PPC में FIR में 154 में लिखेंगे तो 302 लिखा जाएगा। इसी तरह रॉबरी से पहले एक चीज और है, 392 से 390 है। अगर कोई एक्ट 390 पे पूरा उतरता है, जैसे वहाँ लिखा गया FIR में, एक बंदा था रात को घर में आया, घर में आके उन्होंने हमारे पैसे लिए और चोरी करके भाग गया, वो FIR में लिखा हुआ है। अब FIR के जो कंटेंट्स हैं वो ऑफेंस इस्टेब्लिश करेंगे। पहले देखा जाएगा कि ये जो अल्फाज लिखे गए वो किस डेफिनेशन पे उतरते हैं। ये देखो, ये रॉबरी के डेफिनेशन पे नहीं उतरते हैं, ना डकैती के डेफिनेशन पे उतरते हैं, ना कत्ल के डेफिनेशन पे उतरते हैं। आके चोरी कर ली, ये थेफ्ट में आता है, और थेफ्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 378 PPC। किसी भी कंसेंट के बगैर उसकी चीज़ ले जाने को कहते थेफ्ट। अगर इसी थेफ्ट को आप जबरदस्ती लेके जाएंगे देन इट बिकम्स द रॉबरी। एक्सटोर्शन जब होगा तो देन इट बिकम्स रॉबरी। अब रॉबरी में क्या होगा, वो आए, पिस्तौल लगाया और लेके चले गए, फिर ये किस डेफिनेशन में चला जाएगा, 390 डेफिनेशन पे आ गया जी, रॉबरी हो गई। अब पुलिस जाके जो बंदा लिखवाएगा FIR, तो पुलिस उस कंटेंट्स को उठा के ऊपर क्या लिख देगी सेक्शन में 392। लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान में रखना ना, उससे पहले भी तो एक सेक्शन है, वो कौन सा है, 390। अब क्या करते हैं लॉ गेट में, आपको एक तो डेफिनेशन के सेक्शन पूछते हैं, एक तो पेनल प्रोविजन के सेक्शन पूछते हैं, कितनी सजा है बताएं। लेट सपोज करते इसी में एक क्वेश्चन बनाएं, या जो अभी हम पढ़ रहे थे, रॉबरी इज डिफाइंड इन डे सेक्शन ऑफ द PPC। अक्सर MCQs आते हैं, ये पूछे जाते हैं। बाद दफा रॉबरी की डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइंड फॉलोइंग करके लिखते हैं, एक्सटोर्शन, रॉबरी, थेफ्ट, एफ्रे। वही आपकी PPC से पूछते हैं लॉ गेट वालों को, आते हैं ये एग्जाम में, जो लॉ गेट हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, अब अक्सर क्या लिखते हैं 392। क्यों? लोगों को मालूम होता है कि रॉबरी में 392 लगता है, वो आगे एग्जामिनर क्रॉस लगा देगा। आप लिखेंगे वहां पर 390 में उसकी डेफिनेशन है। तो रिमेंबर कि डेफिनेशन और कितनी ग्रेविटी है वो डिसाइड करता PPC, प्रोसीजर यहां शुरू होता है। अब जनरल ये हमारे पास एक कंसेप्ट सामने आ गया कि PPC सबस्टेंटिव लॉ है, और जो कत्ल हुआ जिसमें कोगनाइजेबल ऑफेंस 302 है, अब सजा कैसी दी जाएगी, अब क्या करेंगे बताएं। PPC अब खामोश है। अब किसी बंदे ने किसी को कत्ल किया, या सर फोड़ दिया, या चोरी कर ली, या किसी की टांग तोड़ दी, उसके खिलाफ कोगनाइजेबल इंफॉर्मेशन में FIR हो गई, उसकी सज़ा भी मुतयन हो गई। चलो अब होगा क्या, उसको सज़ा कैसी दी जाएगी। सपोज करते एक जुर्म है, उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो PPC आपको बताया, उसके बाद उसको कैसी देनी है, आप खामोश है PPC। फिर ये कहाँ चला जाएगा बताएं, ये आएगा आपका CRPC में।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब सीआरपीसी यहाँ से शुरू हो रहा है। अब सीआरपीसी में है क्या, अब ये हो गया जी, एफआईआर 154 में एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब याद रखें 302, अब देखा जाएगा कि ये ट्रायल कौन सा है, कौन सा ट्रायल है, बताएं। सेशन ट्रायल है। मैं कहता हूँ ये सेशन ट्रायल है। एक मेरे दोस्त कहते हैं भाई सेशन ट्रायल नहीं है। अब हम में डिस्प्यूट आ गया। हमें देखें, मेरे दोस्त के, हमें फाजिल दोस्त, उसका जवाब दे दूं मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि बताएं, अगर कोई आदमी अपने यतीमों का माल खाता है तो कुरान पाक में उसकी पनिशमेंट या उसका जुर्म कहाँ पर है, मुझे ज़रा बताएं। तो कभी इंशाल्लाह इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस हम डिस्कस करेंगे कुरान और सुन्नह के हवाले से। तो अक्सर मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर कुरान पाक में लिखा हुआ है। और अक्सर हमारे जज भी सवाल करते हैं हम वकीलों से, आप बताएं जी किस ये सेक्शन कहाँ पर है। हम कहते हैं पीपीसी में लिखा हुआ है। ये आंसर वकील कभी भी नहीं देगा। मैं आपको ये वॉलंटरीली बता रहा हूँ, कभी भी वकील ये आंसर नहीं। पीपीसी में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुरान पाक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, डिफाइन स्टेट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सवाल किया, आप मुझसे आप जवाब देते हैं, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं आप लोगों का, कहेंगे सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसी वक्त आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। क्यों? आईन पाकिस्तान में तो 180 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट हैं, 5 स्केड्यूल हैं। आईन पाकिस्तान में क्या नहीं है? आपका जवाब क्या आता है आगे से? मैं डिस्क्वालीफाई करूंगा। क्यों? आप कंपिटेंट ही नहीं हैं। आपकी एग्जामिनेशन के, आपको एग्जाम लेने के कंपिटेंट नहीं, आप जज बन के कंपिटेंट ही नहीं है। आप ये जवाब दे रहे हैं, तो हर बात भी यही जवाब देंगे। अगर मैं पूछूं पार्लियामेंट इज डिफाइन इन दिस सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगले जवाब आएगा जी कॉन्स्टिट्यूशन में है। हर बात कॉन्स्टिट्यूशन पे डाल दी। तो इसीलिए हमें एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। अगर पूरा मालूम नहीं हो तो मिनिमम हमें मालूम होना चाहिए। तो रेलेवेंट लॉज हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यानी हम यहाँ पे इस पर नुक्ते पर आए थे कि अगर कोगनाइजेबल ऑफेंस हो, ये सेशन ट्रायल है या मजिस्ट्रेट ट्रायल है, ये फर्स्ट क्लास करेगा, थर्ड क्लास करेगा, ये कहाँ जाएगा? अब तो देखो जनरली तो हम सबको पता है, आपके साथ जो जूनियर होगा उसको भी मालूम है 302 सेशन कोर्ट में चलता है। उससे पूछते हैं बताओ ये आपको कैसे पता चला क्या सेशन में चलता है? वकील से पूछते हैं कहाँ चला, सेशन में चलता है। जज से पूछते हैं कहाँ चला, अब है कहाँ लिखा हो भाई सेशन में चला। इसलिए इस सवाल का भी हल है प्रोसीजर में, वो है सेकंड शेड्यूल कॉलम 8। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर खोलें, लास्ट में शेड्यूल दिए हैं, उर्दू में उसको ज़मीमा कहते हैं। कोशिश करें अंग्रेजी के साथ साथ आप लोगों को उर्दू ट्रांसलेशन भी आए। अंदरून सिंध वगैरह, मेरा ताल्लुक गिलगित से, अगर वहाँ होते तो उर्दू में लिखा होता है। अब वहाँ ज़मीमा लिखेंगे उर्दू में तो आप परेशान हो जाएंगे। शेड्यूल तो आपको मालूम है, सेकंड शेड्यूल के कॉलम 8 में बताया जाता है कि ये ट्रायल कौन सा होगा। अगर आपसे सवाल किया जाता है कि सेशन ट्रायल है तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ कॉलम 8 द कत्ल which has been defined in section 299 subsection J and also section 300 of the PPC which has been penalized under section 302 is a session trial। ये आंसर आ गया आपका। आप कॉलम में क्या लिखेंगे? सेकंड शेड्यूल कॉलम 8 से ये जाहिर हो रहा है कि ये सेशन ट्रायल है। फिर हमें पता चला, फिर जज को भी ये पता चला। याद रखो, जज और हम कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे भाई अरेस्ट वगैरह का पढ़ा रहे थे ना, अरेस्ट का वगैरह पढ़ा रहे थे। अरेस्ट 154 के बाद क्या होना चाहिए बताएं? 154 में या तो नामालूम होंगे या तो मालूम होंगे, नॉन लोग होंगे। उसके बाद वहाँ नीचे लिखा हुआ था आयोग को एक तजवीज़ दी जाती है, भाई इन्वेस्टिगेट करें। अब आयोग इन्वेस्टिगेट करेगा, माइंड सोचे सबसे पहले क्या करना चाहिए इसको, वो बंदे को ले आओ जिसने कोगनाइजेबल ऑफेंस किया है, तो उसके पीछे जाएगा अरेस्ट करने के लिए। अच्छा, अब अरेस्ट करके जाके पकड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक्यूज को पकड़ने जाता है, उसको अरेस्ट करने के जो इख्तियार है वो कहाँ है, ये पूछते हैं। इफ एनी पर्सन कमिटेड कोगनाइजेबल ऑफेंस a concerned authority can arrest under which section, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, ये सवाल आता है। अब याद रखें, पुलिस ऑफिसर के पास जो कंपिटेंट है अरेस्ट करने का, उसके पास 9 मोड्स हैं। जो सेक्शन 54 है, 54 याद करने का सबसे आसान तरीका है। एफआईआर किस में होती है? 154, 1 को हटा दो, नीचे क्या बच गया? 54। 54 में कोगनाइजेबल ऑफेंस करने वाले बंदे को पकड़ने का इख्तियार है, सिर्फ इख्तियार है। ये टेक्निकल बातें बता रहा हूं मैं, इख्तियार है सिर्फ,
पकड़ने का नहीं, पकड़ने का इख्तियार है, पकड़ेगा कैसा उसका इख्तियार नहीं है, वो कैसे पकड़ेगा, सिर्फ यहाँ पकड़ने का इख्तियार है। वहाँ जाएगा, उसके बाद जाके खड़ा हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ पकड़ सकता हूँ, लेकिन पकड़ेगा कैसा वो 54 में नहीं बताया गया। तो यानी 54 फर्स्टली में आप पढ़ेंगे, 54 फर्स्टली में पढ़ेंगे, अगर कोई बंदा कोगनाइजेबल ऑफेंस करता है तो वो अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट। ठीक, अब पहुंच गया अरेस्ट करने के लिए, अब अरेस्ट कैसे करेगा, सवाल ये पैदा है। अक्सर हम सोचते हैं इसको लाते मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पुलिस वाला ऐसे करते हैं। कानून क्या कहता है, प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर कहता है सेक्शन 46 है, अरेस्ट हाउ मेड। आप पुलिस ऑफिसर जाता है, कहता है तुम्हारे खिलाफ ये चार्जेस हैं, आपने ये कोगनाइजेबल ऑफेंस कमिट किया है। याद रखें, जब भी आप बोलेंगे कोर्ट में ऑफेंस मत बोले। क्यों? टेक्निकली ऑफेंस बोलना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑफेंस के दो काइंड्स हैं, एक कोगनाइजेबल है, एक नॉन कोगनाइजेबल है। आपका केस कोगनाइजेबल ऑफेंस के हवाले से, तो कोगनाइजेबल ऑफेंस बोले तो बेहतर है, जहां मैं ये समझता हूं, क्योंकि नॉन कोगनाइजेबल में सेक्शन 155 है, उसका एक अलग प्रोसीजर है। अब वो जो 46 में अगर वो ये बोलेगा कि आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, आपने इस बंदे को कत्ल किया, जी अब चले, वो चलता है, दैट इज अरेस्ट। जरूरी नहीं कि हथकड़ियाँ पहनाओ, अभी जज ने ऑर्डर किया ना हथकड़ियाँ नहीं बनाने का, वहाँ नहीं लिखा हुआ है कि अरेस्ट में हथकड़ियाँ पहना के ले आओ। वो 46 है कि हाँ आपको उसके ऊपर हाथ रख दिया, टच कर दिया, जी ये भी सवाल आता है। कहा जाता है कि क्या टच करना अरेस्ट है? लोग तो ये सोचते हैं अरेस्ट तो हथकड़ियाँ पहनाना है, गर्दन से पकड़ना है, खींच के लाना है, ये जहन में रखते हैं। टच तो नहीं है, टच करना भी अरेस्ट की डेफिनेशन में आता है, वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46। और फिर इतना रेजिस्ट करना है जितना वो एक्यूज रेजिस्ट करता है पुलिस स्टेशन तक। अब देखो अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट के बाद कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? 46 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब मुझे बताएं अरेस्ट करने के बाद कहाँ ले जाएगा? याद रखो अरेस्ट करने का 46 पावर है। अरेस्ट करते हर आदमी को मालूम है, एक अनपढ़ को भी मालूम है अरेस्ट करेगा, लेकिन वकील को मालूम होना चाहिए कि 46 के तहत वो अरेस्ट हो रहा है, किस तरह अरेस्ट करना। अरेस्ट करने के बाद क्या करेगा? अक्सर कॉमनली मैं मेजॉरिटी स्टूडेंट से पूछता हूँ, सर पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। ऐसा नहीं है। अरेस्ट करने के बाद उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, या तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। दो ऑप्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है जो मैं बात कह रहा हूं वो किस कानून के तहत बोल रहा हूं? वो है सेक्शन 60। सेक्शन 60 सीआरपीसी कहता है कि आप या तो पुलिस स्टेशन में ले जा सकते हैं, या तो उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हैं। अब आगे ये इख्तियार मिला, कहां ले जाने का? थाने ले जा। अगर 60 नहीं होता, थाने ले जाता, फिर क्या होता? हमने सुना है ना, हर एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, है ना, सुना है? अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? वो इलीगल होगा। तो 60 के में इख्तियार है, नए डिजाइन में पढ़ा रहा हूं उसमें 60 सीआरपीसी में इख्तियार है कि पुलिस स्टेशन ले जाए। अब पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद क्या करेगा? उसके साथ खाना खिलाएगा? क्या करेगा? वो प्रोसीजर बताएगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। वो कब तक रखेगा? अभी आप लोग बोल रहे थे कब तक रखेगा? 20, ये भी सवाल आता है, 24 आवर्स तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि 24 आवर्स कहाँ है? इसी 60 के बाद कौन सा सेक्शन आता है? 61 में 24 आवर्स हैं। और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 10, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 में भी 24 आवर्स का टाइम दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो टाइम आ गए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 60 कहता है कि पुलिस वालों 24 आवर तक उस एक्यूज को रख सकते हैं। वो 60 के तहत पुलिस स्टेशन में आप लोग ले गए, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। अब बताओ इन दोनों में से पहले 24 किस में लिखा होगा? डेफिनेटली, क्योंकि सीआरपीसी 8098 में सिर्फ ये जहन इस्तेमाल करने के लिए सवाल करता हूँ। सीआरपीसी 8098 बहुत पहले आया है, 24 पहले वहाँ लिखा गया होगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1973 या 1956 में आया है, तो इसमें बाद में लिखा गया होगा। एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। 24 अब 24 आवर के बाद क्या करना चाहिए बताएं? उस 24 आवर के दरमियान उसमें एक और भी टेक्निकल चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं। जब वो अरेस्ट करेगा तो अक्सर देखा होगा कि हम एक दरखास्त लगाते हैं, पर्सनल सर्च की चीजें वापस करो, लगाते हैं ना, डन है। जब मुलजिम आता देखे उसके पास कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता, परस सारा कुछ निकाल लेते हैं, मोबाइल सारा। किस कानून के तहत? वो कानून जो पर्सनल सर्च का कानून है, या तो वो मेल होगा, या तो वो ये जो भी एक्यूज होगा, या तो मैन होगा या तो वुमेन होगा। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आप लोगों को। मैन और वुमेन की डेफिनेशन
जो कॉमनली तो हम कहते हैं ना, जो शादीशुदा है, बड़ी हो गई वुमेन हो गई, शादीशुदा हो गया मर्द हो गया, मैन हो गया, बाकी हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर, कानून की ज़बान में ये कैटेगराइजेशन है ही नहीं। कानून पाकिस्तान पीनल कोड कहता है वुमेन सेक्शन 10 पीपीसी वुमेन और मैन की डेफिनेशन है। वो ये भी पूछते हैं मैन एंड वुमेन इज डिफाइंड इन डे सेक्शन ऑफ पीपीसी। देखेंगे सेक्शन 10, इसको याद करने का आसान तरीका है, वुमेन में क्या आ रहा है? ओ को 0 समझ लो, 10, ठीक है। वुमेन में क्या आ रहा है? ओ को समझो 10। ये याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। अब वुमेन क्या है? एनी एज ऑफ फीमेल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1 साल की बच्ची कानून की जबान में क्या है? वुमेन। 1 साल का बच्चा मैन, 10 साल का बच्चा मेल, 100 साल का आदमी मेल, according to the definition of section, according to the definition which has been mentioned in section 10 of the Pakistan Penal Code। टेक्निकल चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। या तो मेल होगा या तो वुमेन होगी, उसको अरेस्ट करेंगे ना। एक्यूज पर्सन या तो मेल होगा या तो वुमेन होगी। अब मेल होगा तो उसकी पर्सनल सर्च होगी, उसका कानून और है। अगर वुमेन होगी तो उसकी पर्सनल सर्च होगी, उसके लिए कानून और है। ये तो हमें मालूम हो गया कि अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो जेब से पैसे वैसे सब कुछ निकाल के अपने वो रख लेते हैं, पुलिस वाले उस्ताद हैं। अगर 10 लाख रुपए रिकवर हुए हैं या 10,000 रुपए रिकवर हुए हैं तो 1,000 शो करते हैं, बाकी सब साइड कर देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन लीगली अकॉर्डिंग टू द लॉ उनको जो चीज़ें वहाँ बरामद होती है उसका एक लिस्ट बनाएंगे वो लोग। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये भी सुन लीजिएगा, हम अक्सर जो वायलेशन 1033 बोलते हैं, अगर कहीं प्राइवेट पब्लिक प्लेस में कोई अरेस्ट होता है तो वहाँ पर होना चाहिए भाई 2 गवाह। लेकिन पर्सनल सर्च में जो सेक्शन 51 है, सेक्शन 51 अगर आपसे पूछे एक्यूज की पर्सनल सर्च किस सेक्शन में पुलिस कर सकती है, वो लिखेंगे द पुलिस हैज ए पावर टू सर्च पर्सनल सर्च ऑफ अ मैन अंडर सेक्शन डैश ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप लिखेंगे 51। और फिर पुलिस के पास एक वुमेन है, वुमेन तो पता चल गया ना, 1 साल की बच्ची भी वुमेन है, 1 दिन की बच्ची भी वुमेन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, टर्मिनोलॉजीज है जो मैं बता रहा हूं। जो सेक्शन 10 भी मैंने बताया पाकिस्तान पीनल कोड का। फिर जब अरेस्ट होगा वुमेन को सर्च करने का मोड है इसी के साथ ही लगा हुआ है। मर्द का 51, औरत का 52। अब वहाँ लिखा हुआ है। अक्सर हम लोग सब वकील कहते हैं ये जो मर्द है इसको अरेस्ट, इसकी सर्च नहीं करनी चाहिए थी, ये इलीगल है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 52 में लिखी हुई है कि अगर फीमेल होगी यानी वुमेन होगी तो उसकी सर्च भी वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी। अगर उसकी मर्द ने किया है तो वो जो पर्सनल सर्च है वो क्या है? इलीगल है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी सुन लीजिएगा, पुलिस अक्सर 2-3 दफा सर्च करती है। कानून सेटल प्रिंसिपल है कि इस पर्सनल सर्च सिर्फ 1 टाइम होनी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है, ज़हन में रख ले। ये आपके प्रोसीजर लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ये आपका प्रेसिडेंस में है कि सर्च 1 दफ़ा होनी चाहिए। 2 दफ़ा अगर सर्च कर ली तो क्रॉस एग्जामिनेशन आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ बताया जी आपने चरस तो इससे बरामद कर ली, कितनी दफ़ा तलाशी ले ली? तो 2-3 दफ़ा वो करते हैं, 2 दफ़ा खारिज कर ली, ठीक है, वो रिकॉर्ड पे आ गया। फाइनल आर्गुमेंट में आप ला कैसे दें? सर जो पर्सनल सर्च है अकॉर्डिंग टू लॉ 1 दफ़ा होनी चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन याद रख लीजिएगा, कानून मालूम होने के बाद पूछते हैं। कोई इल्लीगल काम किया तो क्रॉस में पूछते हैं, भाई तूने ये किया? उसको क्या पता इल्लीगल किया नहीं किया, वो कहता हाँ मैंने कर लिया, रिकॉर्ड पे आ जाता इल्लीगल किया है। फाइनल आर्गुमेंट में प्लेस कर लें, सर ये जो एडमिट कर रहा है विटनेस आके या आयो आके, ये जो बातें इसने की हैं इसको तो लाभ में ये इम्पावर था ही नहीं, और इसने वो जो लॉ में इम्पावर था नहीं वो एक्ट उसने किया। लिहाजा द एक्ट विच हैज बीन डन बाय द पुलिस ऑफिसर वेदर इट इज द विटनेसेस मुशीर ऑफ द केस और द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो डेफिनेटली वो इलीगल एक्ट होगा। तो इसीलिए क्रॉस में बहुत